हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और आज जो मैं चैप्टर लेकर के आई हूँ फ्रेंड, वो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर है। और जिसके हम लोग 58 क्वेश्चंस तक एमसीक्यूज कर चुके हैं। और ये 59 से मैं आज स्टार्ट करूँगी फ्रेंड। और देखिए, जितने भी लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको बहुत थैंक यू। और जो लोग चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन भी अपना ले लें, जिससे कि लेक्चर अपलोड हो तो तुरंत उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा चैनल है इस पर आपको जैसे कि पता है, लेकिन बहुत से लोग जो नए जुड़ रहे हैं इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये जो चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की और DSSB के नेचुरल साइंस की और ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट एग्ज़ाम्स है जिसमें कि भी साइंस आपको चाहिए और जो आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जामिया का हो चाहे वो आपका ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स, एमसीक्यूज़ जो है, मैं एमसीक्यूज़ जितने भी हैं वो बहुत सारे पोस्ट कर चुकी हूँ। और अभी डेली बाय डेली जो है, डेली बेसिस पर मैं एमसीक्यूज़ डाल रही हूँ और आप लोग उसको देखिए। फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज़ एंड थ्योरी दोनों ही अपलोड हो रही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है और आप लोगों को बस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, प्रिपेयर करते रहना है, पॉजिटिव रहना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो 59th है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। अब ऑप्शन में तो यहाँ पे पहले पॉइंट्स हैं तो हम लोग देख लेते हैं। वन है डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। टू है KH इज़ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। तो देखिए फ्रेंड, ये जो KH है इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले की जो लेक्चर है उसमें बताया था और ये है हेनरीज लॉ। ओके, तो हेनरीज लॉ से रिलेटेड है ये और ये इसको कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो मैं आपको सबसे पहले हेनरी लॉ के बारे में बता देती हूँ और आप लोग इसके पहले जो लेक्चर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और जिनको दोबारा देखना है वो भी देख सकते हैं। तो देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है। तो ये जो लॉ है फ्रेंड, हेनरी लॉ, इसके बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। हेनरी लॉ, ओके, हेनरी लॉ बहुत ही फेमस लॉ है और ये क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इट मीन्स कि टेम्परेचर कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होगी, ओके, लिक्विड आपको लेना है, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर की जो गैस है उसके बारे में बात की जा रही है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, कोई भी आपके पास लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड में कोई गैस डिज़ोल्व है, उस लिक्विड में गैस डाली गई है, गैस डिज़ोल्व है, तो ये उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अब सरफेस के ऊपर जो गैस होगी और पार्शियल प्रेशर होगा, उससे रिलेटेड ये लॉ है, ये आपको समझना है। तो ये लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपकी गैस जो लिक्विड में डिज़ोल्व है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो जो गैस में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर या अबव, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ये जो आपका जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये यहाँ पे आपका ये जो सिंबल बना हुआ है, अब यहाँ पे आपको जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये P जो है आपका P इज इक्वल टू KH, इसी KH की बात की जा रही है। ओके, और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो P है वो पार्शियल प्रेशर है गैस का, ओके, और जो X जैसा साइन है आपके पास, इसको क्या कहते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है। एंड KH जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। और जब हायर वैल्यू होती है हेनरी लॉ कांस्टेंट की किसी भी दिए हुए प्रेशर पे, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस में, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की किसी लिक्विड में, वो क्या होगी, वो आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो लोअर होगी तो वो कम होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए, हाँ, जितनी अभी अभी जैसे मैंने बताया कि जो आपकी केएच की वैल्यू है किसी भी प्रेशर पे, अगर वो आपकी जितनी ही ज़्यादा हाई होगी तो क्या होगा, जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है ना। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो फिर एक वैल्यू बढ़ने पे दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। तो सॉलिबिलिटी जो मोस्ट ऑफ द गैसेस की लिक्विड में वो डिक्रीज़ करती है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो देखिए, यानी कि जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या बताया कि ये जो आपकी सॉलिबिलिटी है किसी भी लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी वो किसी भी लिक्विड में जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ ये डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि जब कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, जो और उस सॉल्यूशन में क्या है, गैस है, जब वो हीट की जाएगी तो गैस क्या करती है, जनरली एक्सपेल कर जाती है, बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो आपके पास है सामने, और अब हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 में से जो करेक्ट होगा, 59th क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये जो थर्ड वाला हमारे पास है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। तो थर्ड में देखते हैं, अब 1 एंड 2 दोनों है, तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनकी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट केएच वैल्यू होती है। ओके, डिफरेंट गैसेस की टेम्परेचर अगर सेम है, उसी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट केएच वैल्यू होगी। और ये बताया जा रहा है कि जो केएच होता है वो क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है गैस के नेचर के लिए। तो नेचर ऑफ गैस का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज ऑफ colloidal particles exist in the form of। now dispersed phase of colloidal particles exist in the form of, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, 2 लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, 3 एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, 4 बोथ 1 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 60 का 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला भी करेक्ट हो जाएगा कि ये सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये बहुत सारे एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन भी हो सकता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था कि ये जो किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, या उसका फॉर्म क्या होता है। ओके, यही पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 61 है वो देख लीजिए। 61 है फ्रेंड, मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना था। कॉलम 1 है हमारे पास बटर, बी प्यूमिस स्टोन, सी मिल्क एंड डी पेंट्स। कॉलम 2 है डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, 2 डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड 3 है डिस्पर्शन ऑफ गैस इन सॉलिड्स एंड 4 है डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जब हम लोग ये सारे ऑप्शंस देखेंगे तब हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो जो 61 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 61 के लिए हमारे पास जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो बटर होता है, आपको पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क को हम लोग बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं या उसको कहते हैं मथना। तो जब उसको मथा जाता है या चर्न किया जाता है तो उससे क्या निकलता है, उससे ही हम लोग बटर निकालते हैं जो क्रीम फॉर्म में होता है। तो ये जो है वो क्या चीज़ है, ये जो बटर होता है ये डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड है। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है अभी जो मैंने बताया है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 61 उसका 2 वाला आंसर करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमने ए का 4 बताया। तो इसमें जो है मैं वही बता रही थी कि जो डिस्पर्शन है लिक्विड का वो सॉलिड में हो गया। नाउ लिक्विड फॉर्म क्या है आपकी, मिल्क, जो आपका बटर के अलग होने के बाद बचता है। ओके, नाउ सॉलिड फॉर्म क्या है, जो आपका बटर है।
प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन आपने देखा होगा। प्यूमिस स्टोन के बारे में एक बात मैं बता दूं कि ये जो स्टोन होता है ये पानी पर तैरता है। प्यूमिस स्टोन मार्केट में मिलते हैं, इसमें छेद 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 से होते हैं हो, इसमें बहुत सारे आपको होल्स दिखेंगे। और होल क्या होते हैं, इसमें से गैस एस्केप करती है, इस वजह से जब ये बनता है तो इसमें से होल बन जाते हैं। और ये जो स्टोन होता है वाटर पे तैर सकता है, फ्लोट करता है। और घरों में जनरली फुट वगैरह स्क्रब करने के लिए, एड़ियाँ साफ़ करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो मार्केट में भी मिल जाता है ये। तो ये जो प्यूमिस स्टोन होता है इसके बारे में देखिए, ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ गैस इन सॉलिड। ओके, यानी सॉलिड फॉर्म है, जो सॉलिड है वो आपका जो है और उसमें गैस डाली गई है, तो ये जो है डिस्पर्शन ऑफ गैस है सॉलिड में। तो अब यहाँ पे जो सी है वो मिल्क के लिए है। मिल्क देखते हैं क्या है। जो मिल्क है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है। अगर हम लोग मिल्क की सिर्फ बात करें, अब इसमें से बटर नहीं निकला है, क्रीम नहीं निकला है, तो यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड है। नाउ डी जो है वो पेंट है, तो पेंट में क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, जो पेंट है वो कैसे बनाए जाते हैं, सॉलिड का डिस्पर्शन होता है लिक्विड में। तो मैंने बताया था एक डिस्पर्स्ड फेज होती है, ओके, और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और फेज जो होती है वो लिटिल अमाउंट में होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास 62 है। 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोलॉइड्स। इसमें से कौन सा कोलॉइड्स के लिए ट्रू नहीं है। 1 पॉइंट है, अ कोलॉइड इज अ होमोजेनस सिस्टम। 2, range of diameter of colloidal particle is 1 to 1000 nanometer. 3, colloidal particles have large surface area per unit mass. Now यहाँ पे अब आपको ऑप्शन चूज़ करना है, ओनली 1, फिर 2 है, 1 and 3 and 3 है, 2 and 3 and 4 ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हम कोलॉइड्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, और बट उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, यहाँ के क्वेश्चंस अलग हैं। तो लेकिन आपको जितने ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितने ही एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो आप प्रिपरेशन करिए। नाउ 62 का हमारे पास जो 1 है वो क्या है, ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास है कि जो कोलॉइड होता है वो एक होमोजेनस सिस्टम होता है। ओके, और जो आपका 2 है वो दे रखा है कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर की होती है। और जो 3 है वो ये दे रखा है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है पर यूनिट मास। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ यही करेक्ट होगा। तो 62 का 1 करेक्ट हो चुका है। नाउ 63 की तरफ बढ़ जाते हैं। 63 है हमारे पास फ्रेंड, देखिए इसमें अब आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द पिक्चर इन सिनेमा हॉल ड्यू टू दी। अब देखिए सिनेमा हॉल या हॉल, जो पिक्चर हॉल होता है उसमें मूवी देखने लोग जाते हैं, तो किसी ने अगर ध्यान दिया होगा, देखा होगा, तो बहुत छोटे से एक होल से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, आगे पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पे फिल्म का प्रोजेक्शन आता है, तो उस वजह से फिर हम लोग लार्ज स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो होता क्या है, 1, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, 2, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, 3, बोथ 1 and 2 and 4 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को स्कैटर करती हैं, तो इस वजह से ये होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, जो टिंडल इफेक्ट होता है। जब भी हम लोग पिक्चर हॉल में, सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो ये प्रोजेक्शन होता है, और होता क्या है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है इनके द्वारा, और इस वजह से हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, द कलर ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। नाउ कोलॉइडल सोल्यूशन का, किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन का कलर किस पर डिपेंड करता है। 1, वेवलेंथ ऑफ लाइट, 2, साइज ऑफ द पार्टिकल, 3, नेचर ऑफ द पार्टिकल, एंड 4, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 64 है हमारे पास, ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कलर होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल आपको मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, वाइट लाइट वो 7 कलर के स्पेक्ट्रम में वो डिवाइड हो जाती है, विबग्योर बताया था मैंने। और जो रेड लाइट होती है वो बिल्कुल उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शॉर्ट होती है, और सॉरी उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसकी स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है। और जो ब्लू लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए
और क्या है, यहाँ पे जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल है वो क्या है, पार्टिकल का साइज़ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो, और पार्टिकल का साइज़ छोटा होगा तो ओके अलग अलग बिहेवियर होंगे। नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का नेचर क्या है इस पर भी डिपेंड करेगी। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 65th, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट लायोफिलिक कोलाइड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लायोफिलिक मीन्स होता है जो ऑयल से या फिर किसी लिपिड से लव करें, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन हो, अटैचमेंट हो। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो वाटर लविंग होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जिनको वाटर से डर लगता है या जो वाटर से अटैच्ड रहते हैं, उसकी तरफ मॉलिक्यूल वाटर से अटैच नहीं होते हैं, नहीं जुड़ते हैं, वाटर से दूर भागते हैं। और लायोफोबिक क्या होता है, जब लिपिड या ऑयल से दूर भागते हैं मॉलिक्यूल या कोई भी है अटैचमेंट, वो ऑयल की तरफ नहीं होगा, लिपिड की तरफ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस है हमारे पास 4 दी सॉल्ट्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी ईजिली कोगुलेटेड। 2 दीज सॉल्ट्स आर स्टेबल एंड कैन बी ईजिली कोगुलेटेड। 3 दीज सॉल्ट्स आर अनस्टेबल एंड कैन ईजिली बी कोगुलेटेड। एंड 4 है दीज सॉल्ट्स आर अनस्टेबल एंड कैन ईजिली बी कोगुलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मुझे यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट लग रहा है इनके लिए, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये लायोफिलिक कोलॉइड के बारे में है और 2 वाला बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनके वो स्टेबल होते हैं और ईजिली कोगुलेट कर जाते हैं। ओके, कोगुलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए नाउ, अब कोगुलेशन से मुझे याद आ गया फ्रेंड, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में हिपैरिन होता है। ओके, जो हिपैरिन होता है उसको नेचुरल एंटी कोगुलेट एजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड के कोगुलेशन को यानी कि इसके थक्के बनाने को उससे रोकता है। ओके, तो ये इसकी वजह से, हिपैरिन की वजह से ही नेचुरली हमारी बॉडी में ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है, कोगुलेट नहीं होता है, जमता नहीं, थक्का नहीं बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 66 है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, अब उसके बारे में बात की है। 1 हेट्रोजेनस एंड शो टिंडल इफेक्ट। 2 होमोजेनस एंड शो टिंडल इफेक्ट। 3 हेट्रोजेनस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एंड 4 है होमोजेनस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 66 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा। ये पहली बात तो सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हेट्रोजेनस होता है, उसका जो मिक्सचर है वो हेट्रोजेनस है। और होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में भी लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया है इसके पहले वो आप देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो होमोजेनस मिक्सचर होगा उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे और जो कंपाउंड बनेगा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे उसके मॉलिक्यूल को। या जैसे कि अगर हमने सैंड है, ओके, सैंड में आप शुगर मिला दीजिए, सैंड में आप वो क्या कहते हैं, कोई भी आप लकड़ी का बुरादा मिला दीजिए। ओके, तो क्या करेंगे, ये क्या होमोजेनस बनेगा? नहीं। आप सैंड भी अलग कर पाओगे और लकड़ी के बुरादे को भी अलग कर पाओगे। आप सैंड भी अलग कर सकते हो, शुगर के ग्रेन्यूल्स भी अलग कर सकते हो। तो इस तरीके का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजेनस है। और होमोजेनस क्या है, जिसमें आप अलग नहीं कर सकते। एलॉयज़, मेटल्स के जो एलॉयज़ होते हैं वो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें से क्या आपको दिखता है कि दो कितने मेटल से बनाया गया है, कोई भी एलॉय नहीं दिखता है जब तक कि आपको उसका कंपोजिशन नहीं पता हो। ओके, नाइक्रोम आप वायर लोगे तो आप नहीं बता सकते हो जब तक आपको पता ना हो कि निकिल भी है, क्रोमियम भी है। ओके, तो ये आप नहीं बता सकते हो। तो ये होमोजेनस में एक समान हो जाता है, हेट्रोजेनस में आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो ये जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेट्रोजेनस है और ये क्या करता है, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। 67 हम लोग देख लेते हैं। 67 हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है शुगर सोल्यूशन और फिर आपके पास रिवर्सिबिलिटी का साइन है, देन शुगर सॉलिड, देन शुगर सोल्यूशन, देन शुगर सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉलिड, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 67 है उसके लिए क्या करेक्ट होना चाहिए, 67 के लिए
वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो शुगर सॉल्यूशन है ओके, उससे हम लोग क्या पा सकते हैं, उससे शुगर सॉलिड मिल सकता है। सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करते रहेंगे तो आपको नीचे क्रिस्टल्स मिलने लगेंगे। जलने के बाद जब पूरा वाटर आप जला दोगे तो आपको क्रिस्टल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो शुगर के क्रिस्टल्स होंगे, तो यानी कि शुगर अब आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो शुगर का रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू दी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। नाउ अब यहाँ पे 68 है। 68 में भी आपको कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैचिंग करानी है और करेक्ट ऑप्शन बताना है कोड से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कॉलम 1 है सॉलिड सॉल, बी सॉल, सी इमल्शन, डी फोम। नाउ कॉलम 2 है हमारे पास विप्ड क्रीम, पेंट्स, जेम स्टोन्स एंड 4 है मिल्क। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो है आगे क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है 68 का, ये क्या हो जाएगा, 68 का जो अगर हम करेक्ट ऑप्शन लेंगे तो हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। देखते हैं 2 में हमारे पास क्या मिलेगा। 2 में देखिए जो सॉलिड सॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेम स्टोन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्स का। देन आपके पास ओनली सॉल जो है ये पेंट जो होता है वो सॉल होता है। और जो आपका इमल्शन है मिल्क इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन ओके। और फोम है, ये क्या होती है, फोम जो है वो विप्ड क्रीम। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 69। 69 में क्या है, 69 है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए फ्रेंड, जितने भी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है इसमें आपको कई चीज़ें एक साथ जानने को मिलती हैं, और सब क्वेश्चन जितने भी हैं कोलॉइड्स पे वो सारे अच्छे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोलॉइड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कुछ रॉन्ग होगा। अगर आप ये MCQs ही कर लेते हो तो ओके, बहुत आपको कुछ भी थ्योरी इतना ज़्यादा कोलॉइड्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोलॉइड्स के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, तो आप सिर्फ MCQ करिए। आई सजेस्ट यू कि MCQ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं। और जो DSSB है उसके लिए जो भी मैं MCQ डाल रही हूँ उसी को फोकस में करके डाल रही हूँ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो MCQs हैं और जो थ्योरी ली है मैंने, अगर आप उसको देख लेते हो फ्रेंड, तो अगर आपने तैयारी थोड़ी बहुत करी हुई है, थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, तो आपको बिल्कुल कोई रोक नहीं पाएगा, फिर आपका ये साइंस वाला पोर्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए आप अब यहाँ पे देखते हैं कॉलम 1 क्या है एंड कॉलम 2। A सॉलिड इन लिक्विड, B लिक्विड इन सॉलिड, C लिक्विड इन लिक्विड एंड D गैस इन लिक्विड। 1 फोम है, 2 सॉल्ट, 3 जेल एंड 4 इमल्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 69 है हमारा। तो 69 में जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉलिड एंड लिक्विड है, तो इसमें आपका 2 यानी जो सॉल है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो बी वाला है वो क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, तो यहाँ पे फोम करेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपका सी है लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पे आपका जो 4 है इमल्शन, जैसे कि मिल्क है वो लिक्विड इन लिक्विड है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो डी है गैस इन लिक्विड, तो ये आपका जेल बना लेता है। तो जेल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, कोलगेट जेल, क्लोजअप का जेल, और भी आपके हेयर जो जेल आते हैं, एलोवेरा का जेल, तो बहुत सारी चीज़ें आपने जेल फॉर्म में भी देखी हुई हैं। चलिए तो हमारे पास 69 हो गया है। 72 देखते हैं। यहाँ पे 72 नहीं, 69 के बाद फिर 70 है ओके, वो आगे का पेज आ गया था ना। 70 में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। 1 एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप बिलो क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। 2 है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। एंड 3 है आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एंड 4 है एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 70 का ये बिल्कुल इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट के बारे में कौन सा शो करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें स्टार क्वेश्चन थे लेकिन अभी तक मैंने लगाए नहीं थे। नाउ 70 है हमारे पास 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि ये जो एक्वस सोल्यूशन होगा सोप का अबव द क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ओके,
देखिए क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन क्या होती है कि ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, तो अब यहाँ पे जब आप लोग सोप के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है। इससे मिसेल का बनना स्टार्ट होता है, मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, और मिसेल का आप लोगों को याद होगा पिक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें ऐसे हेड होता है और ऐसे टेल होती है। ये आपके मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इस तरीके से गोल गोल सा स्ट्रक्चर जो होता है। ओके, वो सोप के फॉर्मेशन में मिसेल का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वही दिया हुआ है कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है सोप का, और ये अपनी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से एबव ये क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। 71 देखते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 कॉलम 2, ए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स एंड आपका 1 है रबर, फिर बी है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स एंड 2 है सोप, सी मिसिल्स एंड 3 है आपका गोल्ड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे आपके सामने कोड्स दे रखे हुए हैं फ्रेंड, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 71 का होगा वो क्या होगा, 71 का हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। कैसे, ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, ये गोल्ड सॉल्ट्स जो होंगे इनका एग्जाम्पल होगा। ओके, एंड आपका जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, वो रबर्स इनके एग्जाम्पल हैं। एंड जो मिसेल हैं वो क्या हैं, सोप्स। तो बहुत अच्छा है फ्रेंड, स्टार क्वेश्चन है ये। चलिए नाउ 71 के बाद हमारे पास 72 है। 72 देख लेते हैं क्या है। 72 में है वाई ब्राउनियन मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी के लिए ब्राउनियन मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो 1 है क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ अ स्टीयरिंग इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ अ टिंडल इफेक्ट, एंड 3 क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड 4 है आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ अ स्टीयरिंग इफेक्ट। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट जो है उसका कैसा इफेक्ट होता है, स्टीयरिंग इफेक्ट। स्टीर जैसे कि आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, या मान लीजिए आपने पानी लिया, उसमें आपने शुगर को डाला, तो शुगर डालने के बाद उसको स्टीर करते हैं ना, चम्मच से जो आप उसको बहुत शेक करते हैं, स्टीर करते हैं, उसी को कहते हैं स्टीरिंग। तो यही कहा जा रहा है स्टीरिंग इफेक्ट के बारे में। और बाकी जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा बहुत ही तेज़ी से यानी कि रैपिड और रैंडम मोशन करते हैं। ओके, रैपिड एंड रैंडम, रैंडम मतलब इधर उधर, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, रैपिड एंड रैंडम मोशन करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो ये लाइक आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिग जैग। तो ये जो मोशन होता है इसको क्या कहते हैं, जिग जैग, जिग जैग लाइन्स को बोलते हैं ना। तो अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैपिड या रैंडम मोशन की स्टेट में रहते हैं, यानी जिग जैग मूवमेंट करते हैं, और इसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ओके, यही जो होता है वो क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है। तो नाउ फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 73 है, वो क्या है, 73 में है हमारे पास ब्राउनियन मोशन डिपेंड्स अपॉन, ब्राउनियन मोशन किस पर डिपेंड करता है, 1 साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, 2 विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ कोलॉइड्स बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे जो 73 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हम ये साइज़ पे भी डिपेंड करेगा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है उसका साइज़ क्या है, एंड सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, कितना विस्कस है। अगर हम लोग एक शुगर सिरप को, ठीक है, अगर गिराएं किसी सरफेस पर तो वो कितनी दूर तक फैल के जाएगा, और अगर हम लोग मिल्क को गिराएं तो वो कितना ज़्यादा आगे दूर तक फैल के जाता है। ओके, तो जितना ही ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही कम डिस्टेंस जा पाएगा, चिपचिपा होगा और ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा, और अगर विस्कस कम होगा तो वो आगे तक बढ़ जाएगा। तो ये जो होती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होती है वो किसी भी लिक्विड को क्या बनाती है, हेवी बनाती है, डेंस भी बनाती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे दोनों पर डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा विस्कस होगा अगर सॉल्यूशन तो जो मूवमेंट होगा वो कम होगा, मोशन कम होगा।
कम विस्कस में ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट प्लेस वेयर रिवर्स मीट एट द सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 1 है हमारे पास इमल्सिफिकेशन, 2 कोलॉइड फॉर्मेशन एंड 3 कोअगुलेशन एंड 4 इज पेप्टाइजेशन। तो 4 है पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 74 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कोअगुलेशन हो जाएगा। यानी कि ये पूछा गया था कि जहाँ पे रिवर या नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, तो इनमें से किस प्रोसेस से होता है या कौन सा प्रोसेस उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आपके पास जो 3 क्या है, कोअगुलेशन। कोअगुलेशन प्रोसेस जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं 75 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये देखिए ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। फ़ारेनहाइट जो है वो F डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड में है +32। और नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर on degree Celsius and Kelvin scale are related to each other by following relationship। इसमें क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन प्लस 273.15। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 75 है इसका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। तो ये जो रिलेशन है आपको, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 76 कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट जार at the International Bureau of Weights and Measure in Serves for France. Platinum iridium was chosen as reference standard। फिर 2 है आपके पास, platinum iridium was chosen for this standard because it is highly resistant to chemical attack and its mass will not change for an extremely long time। तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो 76 है इसका हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये कहा जा रहा है कि जो किलोग्राम है उसको डिफ़ाइन किया गया है कि व्हाट इज़ किलोग्राम। तो ये कह रहे हैं जो किलोग्राम है उसे डिफ़ाइन किया गया है, कैसे डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो प्लैटिनम और इरिडियम का जो मास है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है जिसका मास, और ये कहाँ पर स्टोर किया गया है, ये एक एयर टाइट जार में स्टोर किया गया है। और कहाँ पर, किस जगह पर, ये है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन सेवर्स फ्रांस। ओके, फ्रांस में ये इस जगह पे स्टोर किया गया है। तो प्लैटिनम इरिडियम को वो स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह चूज़ किया जाता है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्लेटिनम इरिडियम है उसे स्टैंडर्ड की तरह चूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल अटैक्स के लिए, यानी केमिकल अटैक्स का इस पर असर नहीं पड़ता है, प्रतिरोधी होता है ये। और जो इसका मास है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम के लिए चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड की तरह चूज़ किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास 77 है यहाँ पे। विच मेजरमेंट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा मेजरमेंट वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो 2950 ग्राम और 2.95 इंटू 10⁴ ग्राम्स। फिर 3 है 2.95 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स।
एंड 4 है 2.95 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो फ्रेंड ये तो आप सभी लोग कर लेंगे, ये सिंपल सी मैथ्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके आप लोग पहले सारी यूनिट को एक साथ कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं या देखते ही पता लगा लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जो 77 है इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पूछी गई थी तो स्मॉलेस्ट आप लोग बता सकते हैं कि 2.95 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 78। व्हेन द प्रीफिक्स मिली इज यूज्ड इन द मीट्रिक और एसआई सिस्टम, अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट फैक्टर। जब हम लोग मिली प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे मिलीमीटर, मिली आपका जो है जब भी आप लोग मिली को यूज़ करेंगे तो इसी के बारे में पूछा गया है कि जब हम लोग मीट्रिक या एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं, फंडामेंटल यूनिट का मेजरमेंट करते हैं तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ईजी है, 1 है 10⁻3, 2 10⁻³ एंड 3 10⁻⁻6 एंड 4 है 10⁻⁻2। तो अब यहाँ पे मैं अब स्टार भी लगा दिया क्योंकि ये सिंपल है बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 78 का 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 79 है और पहला जो है इसमें देखिए फ्रेंड मिली पूछा हुआ था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन 5.2 मिलीग्राम। अब यहाँ पे देखिए ग्राम्स के टर्म्स में आ गया। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे तो आप क्या कहेंगे, 10⁻3। ओके, ये मिलीग्राम होंगे यानी कि 1000 मिलीग्राम होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे तो क्या कहेंगे, 10⁻⁻3। जो पार है वो माइनस की हो जाएगी और ये किलोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पूछा गया है कि 5.2 मिलीग्राम है, इसमें कितने किलोग्राम होंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 10⁻⁻3 से इसको मल्टीप्लाई करके आगे किलोग्राम लिख देंगे। तो हमारे पास अब जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5.2 इंटू 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये आपको किलोग्राम में बदलना है। हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये मुझे ग्राम मैं समझ रही थी जो बता रही थी। तो यहाँ पे देखिए जब आप 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻3 ग्राम्स होंगे। बट अगर आप 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 यानी कि 10⁻6 किलोग्राम आएगा फ्रेंड। ओके, बस यहाँ पे यही हो गया, जो लिखा हुआ था मिलीग्राम और माइंड में चल रहा था ग्राम, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन बता रही थी। तो यहाँ पे आपका जब आप 5.2 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल 10⁻⁻6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻3 वो आपकी ग्राम के लिए होगी। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Now 80. What is the value of temperature 75 डिग्री फ़ारेनहाइट on the Kelvin scale? तो अब यहाँ पे अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है कन्वर्ज़न कर सकते हैं। और ऊपर एक कन्वर्ज़न जो दिया हुआ था जो इसके पहले, जिसमें कि हम लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देन केल्विन भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 273 आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करना रहता है तो आपका केल्विन टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है 24 केल्विन, 2 है हमारे पास 348 केल्विन एंड 3 है 297 केल्विन एंड 4 है 215 केल्विन। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 75 है ये फ़ारेनहाइट में, इसको फ़ारेनहाइट के साइड में रखिए, जो हमारा फॉर्मूला था उसी में हम लोग इसको फिट कर देंगे। नाउ ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और +32 है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग 43 इंटू 5/9 लिख सकते हैं।
ओके 5 यहाँ पे हम लोग 43 इंटू 5/9 लिख सकते हैं। कैसे, ये प्लस का था तो ये माइनस में जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 43 आ जाएगा, एंड जो 5 नीचे है 9 के वो ऊपर के साइड में चला जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, और जो 9 है वो नीचे आ जाएगा, और आपकी जो वैल्यू होगी वो आपके डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगी। तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड आएगा जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे आपके पास 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, 273 से आपको ऐड कर देना है इसमें। तो ऐड कर देंगे जब, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 296.9। ओके, और जब इसको आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो आप लोग यहाँ पे 297 कर सकते हो उसके बाद। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 80 का। 80 का हमारे पास अभी अभी बिल्कुल मैंने बता दिया है कि जो थर्ड है 297 केल्विन, वे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 3 डेज, 3 डेज में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो ये भी देखिए, अब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 1 है 25,000 एक मिनट, 2 यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न हो गया डिजिट से। ओके चलिए बता देती हूँ। 1 जो है हमारे पास क्या है, वो 2,59,200 सेकेंड्स है। ओके, ये सब लैक्स में दिए हुए हैं। और देन सेकंड वाला है आपके पास 17,02,800 सेकेंड्स, एंड जो 3 है हमारे पास वो 24,800 सेकेंड है, एंड 4 है हमारे पास 72,000 सेकेंड्स। नाउ अब यहाँ पे हम लोग जो 81 है इसको कैसे करेंगे, इसको भी मैं बता देती हूँ। इसमें आपको सेकेंड्स बताने हैं कि 3 डेज़ में कितने सेकेंड्स होंगे। तो देखिए करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना पूछा गया है 3 डेज़ पूछे गए हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3 डेज़ लिख लीजिए, 3 डेज़। ओके, और आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स आप लिख लीजिए, घंटे लिख लीजिए। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, वो 60 मिनट्स आप लिख लीजिए। ओके, फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, क्योंकि सेकेंड में पूछा गया है तो जितने में पूछा गया है उतने तक आपको लिखना है। अगर आपको मिनट्स तक पूछा गया होता तो आप सिर्फ 60 मिनट तक लिखते, और अगर आपको आवर्स में पूछा गया होता तो सिंपली बस आप 24 आवर तक लिख देते और सॉल्व कर देते। तो नाउ अब हमारे पास क्या होगा, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 24 इंटू 60 अब यहाँ पे आपको देखिए 2,59,200 सेकेंड मिल जाएंगे। यानी जो पहला वाला ऑप्शन जो मैंने जल्दी से देखा था और मैं उसे थाउजेंड्स में काउंट करने लगी थी, ये 2,59,200 सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 देख लेते हैं क्या है। 82 है हमारे पास, इन दी फॉलोइंग विच बॉन्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है, इसमें से ऐसा कौन सा है बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू जिसके लिए हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। 1 है हमारे पास NH। नाउ NH है आपके पास, 2 है हमारे पास OH, एंड 3 है FH, एंड 4 है SH। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 82 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। अगर हम इन सारे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके चारों मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो आप ये चारों याद कर लीजिएगा। ओके, और इसमें क्या होता है, ये आपका जो फ्लोरीन है बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, जो आपका जब भी आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसके साथ जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा उस बॉन्डिंग की वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है। नाउ और NH भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और आपका ऑक्सीजन भी बना रहा है, सल्फर भी बना रहा है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करता है और सल्फर भी।
नाउ अब यहाँ पे 83 देख लेते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल दैट कैन पार्टिसिपेट इज। तो यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन 1 है, फिर 2 है, 3 का 4 है एंड 4 का 3 है। तो अब 83 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो हमारे पास थर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि 4। जो 4 होगा वाटर के मॉलिक्यूल में जितने जो पूछा गया है कि कितने आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की नंबर कितने पॉसिबल होंगे वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, तो 4 बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं। 84 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। इसमें पूछा गया है कि 4 आपके पास मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड्स हैं, पूछा गया है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। HF है, NH3 है, वाटर एंड HI। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो 84 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो आपका 3 वाला हो जाएगा। 1 में कर ही रहा है, अभी आपको बताया है। उसके बाद आपका NH3 है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में तो होगी ही होगी, एंड HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में नहीं होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो आज के लिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे फ्रेंड वो आज एंड हो गए हैं, और आज मैं नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर को एंड करी हूँ। यहाँ पे इसके बहुत सारे MCQs हमने लगभग 84 MCQs कर लिए हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो उसके पहले का जो लेक्चर उसमें न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं, पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी। ओके, तो ये सब आप प्लीज़ मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और चैनल को फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए। और फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि ये जितने भी MCQ मैं अपलोड कर रही हूँ फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें से आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, बायो में कुछ इससे अलग पूछा जा सकता है। तो वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थ्योरी पढ़ते रहिए जैसे आप पढ़ते हैं। ओके, और चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।